हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक मोटिवेशन और साथ ही साथ उन हर एक टॉपिक का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? तो मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आवर एक्शंस, desires and goals. It is what compels us to pursue and achieve the things that are important to us. तो मोटिवेशन वो ड्राइविंग फोर्स है जिसके चलते हम कोई भी काम करते हैं। इट इज दैट फैक्टर विच कॉजेज अस टू एक्ट। फिर चाहे वो एक ग्लास पानी पीना हो ताकि मेरा प्यास बुझ सके, या फिर किताब पढ़ना हो ताकि हम नॉलेज गेन कर सके, ये सारे चीज के पीछे है हमारा मोटिवेशन। सो देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन: इंटेंसिटी, डायरेक्शन एज वेल एज परसिस्टेंस। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी डिस्क्राइब्स हाउ हार्ड अ पर्सन कैन ट्राई, यानी कितना हार्ड कोई पर्सन ट्राई कर रहा है, दैट इज योर इंटेंसिटी। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन रेफर्स टू द चैनलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स विच विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। आप कितने भी हाई इंटेंसिटी से अपना एफर्ट लगा रहे हो, कितना भी हार्ड ट्राई कर रहे हो, बट अगर आपका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, यानी आप प्रॉपर अपने एफर्ट्स को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज योर डायरेक्शन। तो मोटिवेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका डायरेक्शन। तीसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन मेंटेन दैट एफर्ट विच यू आर ट्राइंग। आप कितना कोशिश कर रहे हैं और कितने परसिस्टेंटली कोशिश कर रहे हैं। दैट इज योर थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने टास्क के साथ ज़्यादा देर तक अटैच्ड रहते हैं, कि अगर मेरा गोल एक बार में अचीव नहीं भी हो रहा है तो वो ट्राई करते जाते हैं। तो दैट इज योर परसिस्टेंस, कि हाउ लॉन्ग यू कैन मेंटेन योर एफर्ट। तो तीन बेसिक एलिमेंट्स है आपका मोटिवेशन का: इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड recognition, the process that energizes, directs and sustains behavior towards a goal, या फिर the process of socializing and forming relationship। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the process that energizes। energizes मतलब यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं यानी इंटेंसिटी, directs यानी डायरेक्शन, and sustains behavior यानी persistence towards a goal। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस दैट एनर्जाइजेस, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन? पहला डायरेक्शन, दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस, तीसरा एक्सपेक्टेंसी एंड बिलीव्स, चौथा प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो हियर आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहला फीचर है कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और वो हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप किसी को गाइड कर सकते हैं बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मोटिवेशन जो है वो अंदर से आता है। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग आता है वो या तो किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के चलते आता हो, या फिर आपका इंटरनल इंट्रिंसिक फीलिंग आता हो कि हमको ये काम करना चाहिए। वो पूरा पूरी आप पे डिपेंड करता है। बट कोई थर्ड पर्सन आके आप पे थोप नहीं सकता है कोई चीज़ कि आपको ये चीज़ करना ही है। ठीक है, ये इंडिविजुअल के अंदर से जनरेट होता है और उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर मैटर करता है। आप किस तरह से किसी काम को करने के लिए अपना डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। इसलिए मोटिवेशन को एक इंटरनल फीलिंग कहा गया है। दूसरा है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन जो है वो आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल गोल्स को अचीव करने में। ठीक है ना, जैसे अगर किसी इंसान को प्रमोशन चाहिए तो वो क्या करेगा, उसके लिए वर्क हार्ड करेगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करेगा, प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, सो दैट ही गेट्स प्रमोटेड। तो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तीसरा है आपका मोटिवेशन कैन ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मोटिवेशन जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, कि हमको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, जैसे आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन, एडिशनल पे। या फिर नेगेटिव हो सकता है, लाइक
आपको पनिशमेंट मिल सकता है, डिमोशन हो सकता है। ये है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है उसको पाने के लिए आप कोई चीज़ करने लगते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल क्लास में अगर आप पढ़ते हैं और किसी टीचर ने कहा कि अगर आप ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आप ये असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो आपको उसको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा या 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको 5 मार्क्स मिलेगा दैट इज योर पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और वही जो हम कहें आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा दैट इज योर नेगेटिव मोटिवेशन। ये आपको अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको उसके चलते 5 टाइम लिखना पड़ेगा, दैट इज योर पनिशमेंट। ठीक है, तो मोटिवेशन कैन ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान का एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस, रिएक्शंस अलग अलग होता है। ठीक है ना, जो एक के लिए रिवॉर्ड हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि ह्यूमन नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, एक नीड मेरा सेटिस्फाई होता है तो दूसरा नीड मेरा अराइज हो जाता है। इसलिए मेरा मोटिवेशन जो है वो चलता रहता है कि एक अगर मेरा नीड सेटिस्फाई हुआ तो मेरे को अपना दूसरा नीड को सेटिस्फाई करना है, हम उसके लिए मोटिवेटेड हो गए। इसलिए मोटिवेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। लास्ट है आपका डायनामिक नेचर। क्योंकि आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के साथ मोटिवेशन हमेशा चेंज होता रह सकता है। ठीक है, आप कभी किसी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए हाईली मोटिवेटेड हो सकते हैं, कभी किसी इंटरनल फैक्टर के लिए हाईली मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो आपका मोटिवेशन जो है वो डायनामिक इन नेचर है। तो ये था आपका कुछ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। पूछा था इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। ऑप्शन नंबर ए, इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर। ऑप्शन नंबर बी, इट लीड्स टू डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी, इट enhances job satisfaction and performance. ऑप्शन नंबर डी, इट creates a negative work environment. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन या फिर व्हाई इज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल। परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करता है मोटिवेशन। कैसे? तो जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं यानी कि उनका काम जो है वो प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है यानी उनका परफॉर्मेंस लेवल इनहांस हो रहा है। ठीक है ना, तो मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस लेवल। दूसरा है हेल्प्स इन चेंजिंग द नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड में, सॉरी, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे चेंज करते हैं? बाय गिविंग रिवॉर्ड्स या फिर पॉजिटिव इनकरेजमेंट एंड प्रेज फॉर गुड वर्क। ये करने से हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लीव अ कंपनी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को, मेरे एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड है, ठीक है, अगर मोटिवेटेड है और उनको कुछ एक्सपेंसिव रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो वो जॉब छोड़ने का नहीं सोचते हैं। ठीक है, जब उनको यहीं से फायदा हो रहा है, उनको यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस उनका अच्छा हो रहा है, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगा, यानी मोटिवेशन रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता जा रहा है, अब आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है। ठीक है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो आप उससे और अच्छा काम करने का कोशिश करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एब्सेंटिज्म जो है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। तो मोटिवेशन जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को इजीली कन्विंस करने में कि अगर हम सो एंड सो चेंजेस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपको और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स ला के देगा। ठीक है, और ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के चलते एम्प्लॉयज जो होते हैं वो चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली रन करता है। तो मोटिवेशन हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। Why is motivation important in workplace? It increases employee turnover? नहीं, it decreases employee turnover.
It leads to decreased productivity? तो no, it leads to increase in productivity. मोटिवेशन से हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है. It enhances job satisfaction and performance? तो सही, वो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस को इनहांस करता है. इट क्रिएट्स अ नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट? नो, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा इट इनहांसेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस. आइए देखते हैं आगे. नेक्स्ट है आपका हाउ डज मोटिवेशन कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल वेलबींग. इंडिविजुअल वेलबींग में मोटिवेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है? इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. It increases stress and anxiety. It has no effect on well-being. It leads to burnout and exhaustion. तो क्या मोटिवेशन से स्ट्रेस होता है? नो. क्या मोटिवेशन का कोई इफेक्ट नहीं है आपके वेलबींग में? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसका इफेक्ट है. क्या ये बर्नआउट और एग्जॉशन लाता है? तो नो. यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. तो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का सबसे पहला स्टेप है आपका नीड, यानी यहाँ पे जरूरत होना चाहिए. जैसे अगर आपको पानी प्यास लग रहा है तो आपको क्या चाहिए? वाटर. इफ यू आर थर्स्टी तो आपको क्या चाहिए? वाटर. दैट इज योर नीड. उसके बाद टेंशन, मतलब आपको पानी प्यास लग रहा है और आपको पानी चाहिए, तो आपको दिमाग में सेंस ऑफ टेंशन डेवलप होने लगेगा कि आपके पास एक अनसेटिस्फाइड नीड है, अब हम उसको फुलफिल कैसे करें. ठीक है, आप वरीड होने लगेंगे. ठीक है, और आप रिलैक्स नहीं बैठ सकते. दैट इज योर टेंशन. सबसे पहला नीड, देन टेंशन. नाउ नेक्स्ट इज योर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. अब इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस टेंशन, ठीक है, जो आपको टेंशन हो रहा था कि हमको पानी पीना है, तो अब आप क्या करेंगे? एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में एंगेज होंगे. दैट मीन्स कि अब आप देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है जिससे कि मेरा ये जो टेंशन है जो दिमाग में मेरे अराइज हुआ है और ड्रिंकिंग वाटर, वो सेटिस्फाई हो सकता है. ठीक है, यानी कि अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है. या तो आप पानी पी सकते हैं, आपको अगर प्यास लग रहा है तो पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. उसके बाद ये था आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. फिर अब आप पानी पी लिए तो आपका नीड सेटिस्फाइड होगा या फिर नॉट सेटिस्फाइड होगा. ठीक है, यानी कि अगर एक ग्लास पानी पीने से आपका नीड सेटिस्फाइड हो गया तो दैट इज अ नीड सेटिस्फैक्शन, और नहीं हुआ तो दैट इज नीड नॉट सेटिस्फाइड, और वही आप फीडबैक देंगे वापस से नीड में. अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो वापस से दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. सबसे पहले है नीड, उसके बाद होगा टेंशन, टेंशन के बाद आप गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके बाद नीड सेटिस्फैक्शन, और लास्ट इज योर फीडबैक. इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे व्हाट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, यानी सबसे पहला स्टेप क्या है. तो सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स, नो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स और डिजायर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन, कि नीड या फिर डिजायर को रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which type of motivation is driven by internal satisfaction or enjoyment of an activity? Option है extrinsic motivation, intrinsic motivation, achievement motivation, as well as power motivation. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various types of motivation. So these are your various types of motivation: positive and negative motivation, intrinsic and extrinsic motivation, basic and learned motivation, financial and non-financial motivation. सबसे पहले है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन. तो पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज योर एनकरेजमेंट, इंसेंटिव्स या फिर रिवॉर्ड का जब हम बात करें, जो आपको मिलेगा व्हेन यू परस्यू योर डिजायर्ड गोल्स. जब आप अपना गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो आपको ये सारा चीज मिलता है, तो दैट इज योर पॉजिटिव मोटिवेशन. और वही नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आप उस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको उसके एवज में पनिशमेंट मिलता है या फिर आपको धमकाया जाता है, थ्रेट्स मिलता है. दैट इज योर नेगेटिव मोटिवेशन. यानी कि आप डर के अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो दैट इज योर नेगेटिव मोटिवेशन. जैसा भी हम एग्जांपल दिए थे कि अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है और कहा जाता है अगर आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, यानी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो दैट इज योर पॉजिटिव मोटिवेशन. ठीक है, और अगर हम बोले कि अगर आप नहीं करके आएंगे असाइनमेंट तो आपको 5 बार असाइनमेंट करना पड़ेगा, तो आप उस डर से उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो दैट इज योर नेगेटिव मोटिवेशन. ठीक है, दूसरा है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय योर इंटरनल फीलिंग्स. ठीक है, अंदर से अगर आपको मोटिवेटेड फील होता है कि हमको ये काम करना चाहिए क्योंकि हमको ये करना अच्छा लगता है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन.
और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उस काम को कर रहे हैं तो दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे से फॉर एग्जांपल कि यू आर रीडिंग अ बुक बिकॉज यू लाइक रीडिंग, ठीक है, आपको बुक पढ़ना पसंद है इसलिए आप बुक पढ़ रहे हैं, तो दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन आप बुक पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में पढ़ के मार्क्स लाना है, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो आपका वो एक्सटर्नल फैक्टर आपको पुश कर रहा है कि आप बुक पढ़िए क्योंकि आपको उसके एवज में रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तीसरा है आपका बेसिक एंड लर्नड मोटिवेशन। So basic motivation comprises of your basic needs such as your hunger, thirst, sleep, as well as your psychological needs. ठीक है, of the desire of getting social connection, safety, ये सारा आपका आता है बेसिक मोटिवेशन। और लर्नड मोटिवेशन, जिसको हम सेकेंडरी मोटिवेशन भी कह सकते हैं, ये होता है आपका अचीवमेंट, पावर, रिकॉग्निशन, ये सारा चीज आ गया आपका लर्नड मोटिवेशन। लास्ट है आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या हो गया, जहाँ पे आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल रहा हो, ठीक है, या इंसेंटिव्स मिल रहा हो और उसके कारण अगर आप अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो दैट इज योर फाइनेंशियल मोटिवेशन। और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या हो गया, जहाँ पे आपको इंसेंटिव और रिवॉर्ड तो मिल रहा है लेकिन वो डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो रहा है, ठीक है, आपका पर्सनल फुलफिलमेंट हो रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो दैट इज योर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। यानी जहाँ पे मॉनेटरी इन्वॉल्व है वो है फाइनेंशियल, जहाँ मॉनेटरी इन्वॉल्व नहीं है वो है नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। इसे पूछा था विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय इंटरनल सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट इंटरनली, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो में हम बस ये 4 थ्योरी डिस्कस करेंगे, बाकी थ्योरीज और भी होते हैं मोटिवेशन के, बट वी विल स्टिक टू ओनली दीज 4 थ्योरीज एज ऑफ नाउ। ठीक है, सबसे पहला थ्योरी है आपका मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, दूसरा है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, तीसरा है आपका एमसी ग्रिगोर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, और लास्ट है आपका थ्योरी जेड बाय विलियम आउची। आइए एक एक करके सारा थ्योरीज देखते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी है आपका मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने नीड को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है या 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी नीड, तीसरा बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, तीसरा एस्टीम नीड्स, और लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो उन्होंने ये 5 नीड को आइडेंटिफाई किया था और इस पांचों नीड को एक हायरार्की में पुट डाउन किया है और कहा है कि हम लोअर लेवल नीड को सेटिस्फाई करते हैं और फिर उसके नेक्स्ट हायर लेवल नीड को मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मेरा फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगा और जब मेरा ये फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसके जस्ट हायर लेवल नीड यानी सेफ्टी नीड को फुलफिल करने में लग जाते हैं। जब मेरा सेफ्टी नीड सेटिस्फाई होता है तो हम उसके ऊपर आपका सोशल नीड या फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड को फुलफिल करने लग जाते हैं। इसको हम अगर कहें तो ये है आपका सोशल नीड्स। फिर जब मेरा सोशल नीड सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद हम सेल्फ एस्टीम नीड में लग जाते हैं और जब मेरा सेल्फ एस्टीम नीड भी सेटिस्फाई हो जाता है तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोअर लेवल नीड से हायर लेवल नीड पे जा रहे हैं उसको कहा जाता है सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे हम सेटिस्फाइड में फिर हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम इसको सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैनेजर शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉय का सबसे पहले बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहा है, उसके बाद ही वो आगे का हायर लेवल नीड्स के लिए फाउंडेशन फेस करे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं व्हाट आर द वेरियस 5 कैटेगरीज ऑफ नीड्स। सबसे पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर दी बेसिक नीड्स और प्राइमरी नीड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए जो प्राइमरी या फिर बेसिक नीड्स है उसको रखा गया है आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स में। दैट मीन्स आपका फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर, ये सब आपका बेसिक नीड्स है वो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड में। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स इस नीड को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद वो बढ़ेंगे नेक्स्ट हायर लेवल नीड में, दैट इज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी एज इन फ्रॉम वेयर, सेफ्टी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी इन योर जॉब पोजीशन। यानी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जरूरत है, आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिक्योरिटी का जरूरत है। ठीक है, दैट इज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तीसरा है आपका सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या हो गया,
जैसा कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, दे कैन नॉट लिव अलोन। तो सोशल नीड में कहा है कि आपका जब ये दोनों नीड्स जो बेसिक नीड्स है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद आप आते हैं सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट मीन्स यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू वांट टू बी एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप, यू वांट टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। ठीक है, ये है आपका सोशल नीड। और जब आपका ये सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो आप नेक्स्ट हायर लेवल नीड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि अब आपको फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गया, उस जॉब में भी सिक्योरिटी मिल गया, आपको सेफ्टी मिल गया एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, अब आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं, सोशल नीड भी सेटिस्फाई हो गया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको सोसाइटी में चाहिए रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम नीड। ठीक है, नाउ यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड, रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। ठीक है, लोग आपको जाने पहचाने, आप जो इतना काम कर रहे हैं उसके लिए आपको श्रेय मिले, ठीक है, आपको रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, दिस इज योर सेल्फ एस्टीम नीड। और जब आपका ये सेल्फ एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो जाता है तब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट हायर लेवल नीड में, दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज योर इनर वर्थ, अपने वर्थ को रिकॉग्नाइज करना कि जिस काम के लिए आप केपेबल थे, क्या आपने अपना पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी कि जो आपको अचीवमेंट मिल रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, आपको रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है, लोग आपको अब जान रहे हैं, तो दैट इज योर सेल्फ एस्टीम नीड। लेकिन आप क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? आपको अपना भी तो एक पोजीशन बनाना था ना। तो हो सकता है कि आपको वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच मिल जाए, दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, यानी कि आपका इनर वर्थ को आपको रिकॉग्नाइज करना, अपना पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज करना, ठीक है, वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये था आपका 5 नीड्स एज पर मैस्लो: फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड एज वेल एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और हम लोअर टू हायर लेवल नीड में जाते हैं। जब मेरा लोअर ऑर्डर का नीड सेटिस्फाई होता है तो हम नेक्स्ट हायर लेवल नीड की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये था मैस्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी। तो आइए अब इस थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड एज पर मैस्लोस थ्योरी? एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फिजिकल नीड एज वेल एज फिजियोलॉजिकल नीड। तो एस्टीम नीड तो था आपका, जो यहाँ पे 5 नीड्स था उसमें एस्टीम नीड था 4th नंबर पे, ये था 4th पे। एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था 5th पे। फिजिकल नीड नहीं था, फिजियोलॉजिकल नीड तो आपका था 1 पे ही, दैट इज योर बेसिक नीड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका फिजिकल नीड। याद रखेंगे पांचों नीड: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा थ्योरी। दूसरा थ्योरी है आपका हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। सो दूसरा थ्योरी है आपका हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। According to Herzberg, there are two factors. There are two factors. One is your hygiene factors and the other one is your motivational factors या motivators. Hygiene factors वैसे factors होते हैं जो जॉब में dissatisfaction लाते हैं, और motivational factors वैसे factors होते हैं जो जॉब में satisfaction लाते हैं। ठीक है, तो आइए देखें ये hygiene factors क्या क्या है। जैसे your working condition, co-workers relation, policies and rules, supervisors quality, salary. Salary is also your hygiene factor which causes job dissatisfaction. फिर है आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो आता है आपका अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। ये सारा चीज जब आपको मिलता है तो आप जॉब के प्रति सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशनल फैक्टर्स आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन दिलाता है, लेकिन ये जो हाइजीन फैक्टर्स है वो जॉब में आपको डिससेटिस्फैक्शन दिलाता है। ठीक है, यानी कि अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं होगा आपके ऑफिस का तो आपको वहाँ काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको जॉब के प्रति डिससेटिस्फाइड फील होगा। सैलरी, सैलरी को भी जॉब डिससेटिस्फैक्शन में रखा गया है, क्योंकि इंसान को कितना भी सैलरी मिलता है दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। उनको हमेशा यही लगेगा कि वो जितना काम कर रहे हैं उसके एवज में उनको और ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए सैलरी को भी जॉब डिससेटिस्फैक्शन में यानी हाइजीन फैक्टर्स में रखा गया है। साथ ही साथ हर्सबर्ग के हिसाब से आपका अगर
ये हाइजीन फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट होता है, तो उससे आपको जॉब के प्रति सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। आप सिर्फ और सिर्फ लेस डिससेटिस्फाइड होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका सैलरी इंक्रीज होता है तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, आप थोड़ा कम डिससेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, अगर आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स में इंक्रीज होता है यानी आपका जॉब के प्रति सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, मोटिवेशनल में इंक्रीज, जॉब सेटिस्फैक्शन में इंक्रीज। लेकिन हाइजीन फैक्टर्स में इंक्रीज, जॉब सेटिस्फैक्शन के प्रति हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लेकिन हम फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम थोड़ा बस लेस डिससेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो यही है आपका हर्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को हम डुअल फैक्टर थ्योरी या फिर मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हर्सबर्ग कंक्लूजन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हाइजीन फैक्टर्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शन? पहला, इंक्रीजिंग हाइजीन फैक्टर्स लीड्स टू इंक्रीज्ड जॉब डिससैटिस्फैक्शन। दूसरा, हाइजीन फैक्टर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। तीसरा, hygiene factors prevent dissatisfaction when present but do not lead to satisfaction. और last, hygiene factors directly contribute to job satisfaction. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, hygiene factors prevent dissatisfaction when present but not lead to satisfaction. ठीक है, दो फैक्टर था आपका, हाइजीन एज वेल एज मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या था, जो आपको जॉब के प्रति सेटिस्फैक्शन दिलाता है, और हाइजीन फैक्टर्स जो था जो आपको जॉब के प्रति डिससेटिस्फैक्शन दिलाता है। अगर आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट होता था तो आप जॉब के प्रति ज़्यादा सेटिस्फाइड होते थे, लेकिन वही आपका हाइजीन फैक्टर्स में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो आप जॉब के प्रति सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बट आप बस थोड़ा लेस डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हर्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा थ्योरी है आपका एमसी ग्रीगोर्स थ्योरी एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू एमसी ग्रीगोर देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहला नेगेटिव एस्पेक्ट और दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट को कहा गया है थ्योरी एक्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट को कहा गया है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले लोग वैसे लोग होते हैं जिनको काम बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो डिसलाइक वर्क। ठीक है, डिसलाइक वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, अपने से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, अपने से कोई भी काम में मतलब क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उनको हर चीज़ करने के लिए रिमाइंड करना पड़ता है कि आप ये काम को करिए। वैसे लोग हैं आपके थ्योरी एक्स वाले लोग। ठीक है, जिनको काम करना एकदम पसंद नहीं है। थ्योरी वाई वाले लोग इसके जस्ट ऑपोजिट, जिनका काम के प्रति एटीट्यूड एकदम अलग है, वो बहुत ही इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। वो अगर आप उनको गाइड नहीं भी करेंगे तो वो खुद से इनिशिएटिव लेके उस काम को कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेटिव टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके वाई टाइप वाले लोग। ठीक, यानी एक्स एज वेल एज वाई, जिसमें एक्स को काम एकदम नहीं पसंद और वाई को काम बहुत पसंद। ठीक है, तो थ्योरी एक्स वाले लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे हमको लोगों से काम करवाने के लिए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ता है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब, कैरेट का मतलब हो गया कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, जिसमें कैरेट का मतलब होता है रिवॉर्ड और स्टिक का मतलब होता है पनिशमेंट। यानी जिनको काम नहीं पसंद है और जिनको बोल बोल के हम काम करवा रहे हैं, हमको वहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है, यानी कि ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है रिवॉर्ड देने के लिए। ठीक है, कि अगर हम आपको रिवॉर्ड देंगे तो आप ये काम को करिए, या अदरवाइज आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो वैसे लोग होते हैं थ्योरी एक्स वाले लोग। यहाँ पे हमको थ्रेट एंड पनिशमेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये एक्स वाला थ्योरी एक्स वाला है वो कहाँ पे सूटेबल होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव वर्क हो। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री में जहाँ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, सेम टाइप ऑफ काम हो रहा है, वहाँ पे ये थ्योरी एक्स यूज होता है। ठीक है, जहाँ आपको सेल्फ अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही टाइप का रेपिटेटिव काम करना है, जहाँ आपको कुछ भी दिमाग ही नहीं लगा, डिसिप्लिन टास्क है आपका, वहाँ पे यूज होता है ये थ्योरी एक्स। और थ्योरी वाई कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी दिखाना है। ठीक है, आपका नॉलेज को यहाँ पे दिखाना है, इन्हांस करना है, वहाँ पे यूज होता है ये थ्योरी वाई। ठीक, चलिए आइए देखते हैं।
Which one of the following is a feature of MC-Gripos theory X? Workers enjoy responsibility? No, they do not enjoy responsibility at all. उनको तो पसंद ही नहीं है responsibility. Workers view physical and mental effort as a natural part of work? तो no, उनको तो कोई भी effort लगाना पसंद नहीं है, be it physical or mental. Workers like to show initiative? Not at all. They never like to show initiative. ठीक है, उनको बस जो बोला जाएगा वही करेंगे. तो workers like to be directed? तो yes, they only like to be directed. They only like to be given directions. उनको अपना दिमाग यूज नहीं करना. ये है थ्योरी एक्स वाले लोग. चलो, ये था आपका एमसी ग्रीकोस थ्योरी एक्स एंड वाई, जिसमें दो टाइप के लोग हैं आपके, थ्योरी एक्स वाले लोग और थ्योरी वाई वाले लोग. जिसमें थ्योरी एक्स वाले वैसे लोग हैं जिनको काम बिल्कुल नहीं पसंद है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, उनको हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है. और थ्योरी वाई वाले लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव नेचर के होते हैं, खुद से बढ़ चढ़ के कोई भी काम करते हैं और उनको बोलना नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए. चलिए आगे देखते हैं हमारा लास्ट थ्योरी. सो लास्ट है आपका थ्योरी Z गिवन बाय विलियम आउची. नाम याद रखेंगे, कौन दिया था थ्योरी Z? विलियम आउची. तो कुछ फीचर्स है थ्योरी Z का, जैसे थ्योरी एक्स एंड वाई का फीचर था, उसी प्रकार थ्योरी Z का भी कुछ मेजर फीचर्स है. अकॉर्डिंग टू थ्योरी Z, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक्सेल करना है, फ्लरिश करना है, तो हमको ये सारा कुछ फीचर्स को फॉलो करना चाहिए. जैसे सबसे पहला, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कंपनी एंड द एम्प्लॉय. थ्योरी एक्स जो है वो सजेस्ट करता है कि हमको अपने एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए विदाउट एनी ले ऑफ. ठीक है, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ बेफिक्र होकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. उनको कोई डर नहीं रहेगा कि हमको कोई निकालने वाला है या हमको छोड़ के जाना है और, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो बेफिक्र होकर काम करेंगे. दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग एंड म्यूचुअल ट्रस्ट और हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. देखिए, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में. अगर हम एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, दैट मीन्स एम्प्लॉयज आर फीलिंग वर्थ. ठीक है, उनको अपना सेल्फ वर्थ यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और जहाँ आपको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा आप वहाँ पे काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे. ठीक है ना. तो देयर शुड बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग. साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा ट्रस्ट बिल्ड करने का ज़रूरत है बिटवीन दी एम्प्लॉयज एंड दी कंपनी. और ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? जब सारा चीज़ ओपन है, कुछ भी यहाँ से एम्प्लॉय से हिडन नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, मैनेजर जो है उसको पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करना चाहिए. यानी यहाँ पे जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको एक फादर फिगर की तरह काम करना चाहिए. जैसे घर पे कुछ चाहिए होता है, पापा को आप बोलते हैं, पापा तुरंत ला के देते हैं. सिमिलरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको एक फादर फिगर होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फुलफिल करे. ठीक है. नेक्स्ट, थ्योरी Z stresses the need for the workers to become generalists rather than specialist. वहाँ पे आपको जनरलिस्ट होने का ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट नहीं. आपको हर चीज़ आना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं. ठीक है. और ये आपको हर चीज़ कैसे सीखेंगे आप? या तो थ्रू जॉब रोटेशन या फिर कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग. थ्योरी Z ये भी कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी यूनियन ऑफ वर्कर्स इन दिस स्टाइल. जहाँ भी थ्योरी Z फॉलो होता है वहाँ पे कोई भी वर्कर का यूनियन नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरी Z कहता है कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टीम की तरह काम करना चाहिए. एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए. इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक यूनिफॉर्म, कैंटीन एक होना चाहिए, पार्किंग एरिया एक होना चाहिए, और ऑल द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी लोअर से लेकर के हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए सब चीज़ सेम होना चाहिए. एक इक्वालिटी मेंटेन करना चाहिए. ठीक है. लास्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स. यानी यहाँ पे एक क्वालिटी सर्कल होना चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके कलीग्स ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे. दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी सर्कल. ये है आपका कुछ फीचर्स ऑफ थ्योरी Z. यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो थ्योरी Z क्या कहता है कि हमको सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ का और कंपनी का एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है. हमको कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन जो हम लेते हैं उसमें एम्प्लॉय का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. हमको एम्प्लॉयज़ के साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप करके रखना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनको पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करना चाहिए. ठीक है. ये था आपका कुछ मेजर फीचर्स ऑफ थ्योरी Z. तो इन फीचर्स से क्या हमको एडवांटेजेस है? तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ थ्योरी Z. क्या क्या? सबसे पहला तो आपका इंक्रीज्ड
एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे, ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है इन्हांस्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप जो एम्प्लॉय हैं उनसे उनका आइडियाज़ पूछ रहे हैं, ठीक है? उनसे उनका व्यू पॉइंट पूछ रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो नया-नया क्रिएटिव आइडियाज़ सोचते हैं, तो इंक्रीज्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होने लगा है, ठीक है? तो वो ज़्यादा कमिटेड होने लगे हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूस टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो रिड्यूस टर्नओवर यानी कि अब एम्प्लॉय ज़्यादा छोड़ के नहीं जा रहे ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ एब्सेंटिज्म भी कम हो रहा है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है और एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो रहा है। ये है आपका कुछ बेनिफिट्स ऑफ थ्योरी सेट, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ थ्योरी सेट? पहला, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। नो फॉर्मल स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड इन थ्योरी सेट। मैनेजर शुड फॉलो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कंपनी एंड द एम्प्लॉय। तो कौन सा फीचर नहीं है थ्योरी सेट का? पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन रहता है, तो ये है एक फीचर। नो फॉर्मल स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड। हाँ, थ्योरी सेट में कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। मैनेजर शुड फॉलो ऑटोक्रेटिक स्टाइल, नो। ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो फॉलो होता है थ्योरी एक्स में, जहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं वही करता है एम्प्लॉय, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैनेजर्स डायरेक्शन देते हैं। वो होता है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैनेजर्स है उनको पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करना चाहिए, यानी दे शुड एक्ट लाइक अ फादर फिगर। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैनेजर शुड फॉलो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ थ्योरी सेट, ठीक है? सो आई होप आपको इन चारों थ्योरीज में कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 थ्योरी देखा। सबसे पहले मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, दूसरा हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, तीसरा एमसी-ग्रीगोर्स थ्योरी एक्स एंड वाई और लास्ट थ्योरी जेड बाय विलियम आउची। ये चारों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।